नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी लोगों का स्वागत है स्वास्थ्य कॉमर्स क्लासेस में। ओके, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि रेगुलरली हमारी क्लासेस चल रही है रिगार्डिंग द अपकमिंग कंपटीशन एग्जाम ऑफ कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट 2020। तो जो बच्चे देखिए जनरल टेस्ट के लिए अपीयर होंगे, चाहे वो यूजी के लिए हों या पीजी के लिए हों, जो बच्चे देखिए सीयूएट में जनरल टेस्ट के लिए अपीयर होंगे, उनकी देखिए जीके और जीएस की क्लासेस चल रही है। उसी से रिगार्डिंग देखिए हमारी आज पार्ट 3 क्लासेस है। 2 क्लासेस में ऑलरेडी ले चुका हूँ, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, नहीं तो चैनल पर विजिट करके आप प्लेलिस्ट सेक्शन में एक जनरल टेस्ट नाम से फोल्डर बना हुआ है, वहाँ से भी जाकर आप लोग पूरा का पूरा दोनों वीडियो वॉच कर सकते हैं। ओके, तो आज उसी से रिलेटेड देखिए हमारी तीसरी क्लास है जनरल टेस्ट की, जीके और जीएस की, सीयूएट 2020 एग्जाम की। ठीक, तो चलिए देर न करते हुए हम लोग अपने जनरल टेस्ट की तीसरी क्लास शुरू करते हैं। तो देखिए हमारे जीके और जीएस का क्वेश्चंस। ओके, तो देखिए हमारे जीके और जीएस का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। द जैन लिटरेचर इज नोन एज, यानी कि जो जैन लिटरेचर है वो किस नाम से जाना जाता है। त्रिपिटिकस, एपिक्स, आर्यसूत्र या अंगस। अंगस नहीं होता एक्चुअली, ये होता है आपका अगम्स, AGAMAS। ओके, तो देखिए जो हमारा जैन लिटरेचर है ना, वो हमारा अगम्स नाम से जाना जाता है। ठीक, इसमें जो महावीर जैन थे उनके उपदेशों को संकलित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आपसे क्या कह रहा है। विच कंट्री इमर्ज्ड एज द बिगेस्ट कॉलोनियल पावर एट द एंड ऑफ 19th सेंचुरी, यानी कि इन चारों में से कौन सी ऐसी कंट्री थी जो 19वीं शताब्दी 19th सेंचुरी के एंड में सबसे बड़ा कॉलोनियल पावर बन गई थी। याद रखिएगा, इन चारों में से कौन सी ऐसी कंट्री है जो 19th सेंचुरी 19वीं शताब्दी के अंत में सबसे बड़ी कॉलोनियल पावर बन गई थी। फ्रांस, स्पेन, ब्रिटेन और जर्मनी। ठीक, तो 19वीं शताब्दी के अंत में देखिए जो सबसे बड़ी कॉलोनियल पावर थी वो आपकी ब्रिटेन थी। क्लियर, क्योंकि इसने देखिए क्या बोलते हैं जो अपना एक्सपेंशन था वो बहुत सी कंट्रीज़ में कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है आपसे। इन ऑर्डर टू रीच इन ऑर्डर टू रीच कोलंबो, जो आपका श्रीलंका में पड़ रहा है, फ्रॉम कन्याकुमारी। ठीक, इन डायल वन हैज़ टू क्रॉस, यानी कि अगर कोई कोलंबो जाना चाहता है, जो श्रीलंका में पड़ता है, कहाँ से जाना चाहता है, कन्याकुमारी से अगर कोई कोलंबो जाना चाहता है। ठीक, कन्याकुमारी हम सब जानते हैं इंडिया में पड़ता है, तो अगर कोई बंदा कन्याकुमारी से कोलंबो जाना चाहता है तो उसको क्या इनमें से क्रॉस करना पड़ेगा, इन चारों में से उसको क्या क्रॉस करना पड़ेगा। ठीक, पार्क स्ट्रेट, पार्क बे, गल्फ ऑफ मन्नार या कुक स्ट्रेट। तो देखिए कन्याकुमारी से कोलंबो जाने के लिए आपको जो पार करना पड़ेगा वो पार करना पड़ेगा गल्फ ऑफ मन्नार। ठीक, ये इंडियन ओशन में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है। द ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन सॉइल इज कलेक्टिवली नोन एज, यानी कि वह ऑर्गेनिक मैटर, ठीक, वह ऑर्गेनिक मैटर जो आपका सॉइल मिट्टी में प्रेजेंट होता है उसको क्या कहा जाता है। हाइड्रोकार्बन्स और फिर पोटसोल्स, ह्यूम्स या कोलाइट्स। तो देखिए जो ऑर्गेनिक मैटर जो मिट्टी में पाया जाता है वो आपका होता है ह्यूम्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आपसे क्या कह रहा है। अब द इंडियन स्टेट विच हैज़ लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इज, यानी कि भारत का वह कौन सा राज्य है जिसकी समुद्री सीमा सबसे बड़ी है। ठीक, विच इंडियन स्टेट हैज़ लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इज, यानी कि भारत का वह कौन सा राज्य है जिसकी समुद्री सीमा सबसे बड़ी है। तमिलनाडु, कर्नाटका, गुजरात या आंध्र प्रदेश। ठीक, तो देखिए जो भारत की सबसे बड़ी कोस्ट लाइन वाला स्टेट है वो है आपका गुजरात। ओके, तमिलनाडु का देखिए अप्रॉक्स जो कोस्ट लाइन है वो आपका 720 किलोमीटर के आसपास है। कर्नाटका का देखिए जो कोस्ट लाइन है वो आपका लगभग 400 किलोमीटर के आसपास है। गुजरात का देखिए जो है वो 1600 किलोमीटर के आसपास है। और आंध्र प्रदेश का देखिए 960 किलोमीटर के आसपास है। क्लियर, तो सबसे बड़ी जो कोस्ट लाइन है, सबसे बड़ी जो समुद्री तट रेखा है वो गुजरात की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आपसे क्या कह रहा है। एन इंसेक्ट इज एन ऑर्गेनिज्म दैट हैज़, यानी कि एक इंसेक्ट जो एक ऑर्गेनिज्म है उसके पास क्या होते हैं इनमें से। 3 पेयर्स ऑफ लेग्स, 4 पेयर्स ऑफ लेग्स, हेड और थोरैक्स एंड एबेंडमेंट और पेयर ऑफ विंग्स एंड एंटीनिया। ओके, तो जो इसमें से इंसेक्ट होते हैं उसमें से क्या इसमें से पाया जाता है। तो इंसेक्ट्स के देखिए अगर इन चारों के हिसाब से अगर हम लोग आंसर लगाएं तो उसके 3 पेयर्स ऑफ लेग्स होंगे। ओके, 3 जोड़ी पैर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। सरफेस वाटर इज बेटर सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर बिकॉज इट इज पुअर इन, यानी कि देखिए जो सरफेस वाटर होता है आपका, जो धरती पर पानी पाया जाता है, वह देखिए पीने के योग्य में सबसे बेटर होता है।
ठीक, ऐसा क्यों होता है? जो सरफेस वाटर होता है वो बेस्ट वाटर माना जाता है पीने के लिए, ऐसा क्यों होता है? उसमें क्या चीज़ नहीं होता है? बिकॉज इट इज़ पुअर इन, क्योंकि उसमें किस चीज़ की कमी पाई जाती है? आइए देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। सबसे पहला देखिए डस्ट, दूसरा है आपका बैक्टीरिया, तीसरा है आपका आर्सेनिक और चौथा है आपका एल्गे। ठीक, तो जो आपका देखिए क्या बोलते हैं पीने योग्य पानी होता है ना, जो सरफेस वाटर पे पाया जाता है, उसमें देखिए आर्सेनिक की कमी होती है, इसीलिए वो क्या बोलते हैं पीने के लिए बहुत शुद्ध पानी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए आपसे क्या कह रहा है। वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स शुड बी अ पार्ट ऑफ आवर डाइट बिकॉज दे स्टिम्युलेट, यानी कि देखिए जो सब्जियां होती हैं और जो फल होते हैं वो हमारे डाइट, हमारे खान पीना का हिस्सा होना चाहिए, क्योंकि उसमें आपका पेरिस्टालिसिस होता है या सेल्विएशन होता है या एक्सक्रेशन होता है या रेस्पिरेशन होता है। तो देखिए वेजिटेबल और फ्रूट्स हमारे डाइट का हिस्सा इसलिए होना चाहिए क्योंकि उसमें पेरिस्टालिसिस होता है। क्लियर? पेरिस्टालिसिस जो होता है ये देखिए हमारे डाइजेशन सिस्टम में बहुत हेल्प करता है। देखिए जो पेरिस्टालिसिस होता है ना, ये एक प्रकार का सीरीज ऑफ वेव होता है, तरंगों का एक पूरा सीरीज होता है, श्रेणी होती है, जो हमारे मसल्स कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं। ठीक, जो हमारे मसल्स कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, जो हमारे फूड को डाइजेशन तक प्रक्रिया में पहुंचाते हैं, वहां तक उसको ट्रैवल कराने में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए आपसे क्या कह रहा है। हु अपॉइंट्स द गवर्नर ऑफ अ स्टेट इन आवर कंट्री, यानी कि जो देखिए गवर्नर होता है राज्यपाल, उस राज्यपाल का देखिए जो अपॉइंटमेंट होता है, नियुक्ति होती है एक स्टेट में, वह कौन करता है? यानी कि गवर्नर का अपॉइंटमेंट कौन करता है एक स्टेट में, हमारे देश में? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट या चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। ओके, तो देखिए जो आपका गवर्नर होता है ना, उस गवर्नर की देखिए जो अपॉइंटमेंट होती है ना हमारे इंडिया में, वो प्रेसिडेंट के द्वारा होती है। क्लियर? इस समय आप लोग बताइए उत्तर प्रदेश के गवर्नर का क्या नाम है? कमेंट करके आंसर करिएगा आप लोग। तो उत्तर प्रदेश के गवर्नर का क्या नाम है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है आपसे। इन विच डिस्ट्रिक्ट इज मोहनजोदारो सिचुएटेड, यानी कि किस जिले में मोहनजोदारो जो है आपका सिंधु इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक शहर, वह किस जिले में सिचुएटेड है, स्थित है? यानी कि मोहनजोदारो शहर किस जिले में स्थित है? लरकाना, मोंटगोमरी, सिंध या उधमपुर। ठीक, तो जो मोहनजोदड़ो देखिए आपका सिचुएटेड है ना, वो आपका याद रखिएगा लरकाना जिला पाकिस्तान में सिचुएटेड है। अब एक सवाल यहाँ देखिए और बनता है, मोहनजोदाड़ो की खोज किसने की थी? तो मोहनजोदाड़ो के शहर की खोज याद रखिएगा 1922 में। 1922 में क्या बोलते हैं, रखाल दास बनर्जी ने की थी। 1922 में रखाल दास बनर्जी ने क्या बोलते हैं मोहनजोदाड़ो शहर की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए आपसे क्या कह रहा है। द फेमस म्यूजिशियन तानसेन बिलोंग टू द कोर्ट ऑफ, यानी कि देखिए जो फेमस म्यूजिशियन थे, संगीत वादक थे जो तानसेन, वह किसके दरबार से बिलोंग करते थे? यानी कि तानसेन किसके दरबार में एक म्यूजिशियन थे? क्लियर? बाबर, हुमायूं, अकबर या जहांगीर। ठीक, तो आप लोग को इसका आंसर करना है कि जो तानसेन थे वो किसके दरबार में म्यूजिशियन थे, किसके कोर्ट में म्यूजिशियन थे? तो याद रखिएगा जो तानसेन थे आपका, वो आपका अकबर के दरबार में क्या बोलते हैं एक म्यूजिशियन थे। और देखिए जो तानसेन का जन्म हुआ था, तानसेन का जन्म देखिए ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ था। क्लियर? चलिए आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए आपसे क्या कह रहा है। इन विच रीजन्स आर रबर प्लांटेशंस फाउंड, यानी कि इन चारों में से किस क्षेत्र में, किस रीजन में रबड़ की प्लांटेशन होती है? टेम्परेट रीजन्स में, माउंटेन रीजन्स में, पोलर रीजन्स में या इक्वेटोरियल रीजन्स में? क्लियर? तो आपको इसमें से आंसर करना है कि जो रबड़ की प्लांटेशन होती है वो किस जगह होती है। तो याद रखिएगा जो रबड़ की प्लांटेशन होती है वो आपका टेम्परेट रीजन्स में होती है। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ देखिए मूव करते हैं। अ लाइट ईयर इज यूनिट ऑफ, देखिए जो लाइट ईयर होता है वो किसकी इकाई है? जो प्रकाश वर्ष होता है, जो लाइट ईयर होता है वो किसका यूनिट होता है, किसकी इकाई होती है? टाइम की, डिस्टेंस की, स्पीड ऑफ लाइट की या इंटेंसिटी ऑफ लाइट की? तो देखिए जो लाइट ईयर होता है ना, और जो जिसकी वो यूनिट होती है वो याद रखिएगा हमेशा डिस्टेंस की होती है। स्पीड ऑफ लाइट की आप लोग मत मार के चले आइएगा। लाइट ईयर देखिए हमेशा एक डिस्टेंस की यूनिट नापा जाता है।
क्लियर, यानी कि एक साल के भीतर हमारा जो सूर्य की प्रकाश है वो कितनी दूरी ट्रेवल करती है, वही आपका लाइट ईयर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए आपसे क्या कह रहा है। सी टाइड्स आर कॉज ड्यू टू, यानी कि देखिए जो समुद्र में टाइड्स आते हैं, टाइड्स मतलब वेव्स जो आते हैं, वो किसके कारण से आते हैं? इफेक्ट ऑफ द सन, इफेक्ट ऑफ द मून, कंबाइंड इफेक्ट ऑफ द मून एंड सन, या ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ एंड सन। तो याद रखिएगा जो सी में टाइड्स आते हैं, वेव्स आते हैं बड़ी बड़ी, वो जो वेव्स होती हैं वो कंबाइंड इफेक्ट ऑफ मून एंड सन की वजह से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे कह रहा है व्हाट आर टुंड्रास। टुंड्रास क्या होता है? ठीक, डेसिडुअस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, कोल्ड डेजर्ट्स या हॉट डेजर्ट। तो टुंड्रा इनमें से कौन सा है? ठीक, तो टुंड्रा याद रखिएगा आपका एक कोल्ड डेजर्ट होता है। ये एक ऐसा प्लेस होता है कोल्ड डेजर्ट जहाँ पे देखिए आप का क्या बोलते हैं, ट्री नहीं पाई जाती है, पेड़ पौधे नहीं पाए जाते, और ये हमेशा एक हाई एल्टीट्यूड रीजन में होता है, पोलर रीजन्स में होता है। जो कोल्ड डेजर्ट्स होता है, जो टुंड्राज होता है, वो हमेशा याद रखिएगा एक हाई लैटिट्यूड पोलर रीजन्स में होता है। क्लियर, और यहाँ पे पेड़ पौधे बहुत कम पाए जाते हैं, बहुत कम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए आपसे अब क्या कह रहा है। द रोमन मैक्सेस अवार्ड फॉर सोशल सर्विस वॉज इंस्टीट्यूटेड बाय, यानी कि देखिए जो रोमन मैक्सेस अवार्ड है जो सोशल सर्विस के लिए दिया जाता है, वो किस इंस्टीट्यूट द्वारा दिया जाता है? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, द यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा, द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशंस द्वारा, या फिलीपींस गवर्नमेंट द्वारा। तो याद रखिएगा जो रोमन मैक्सेस अवार्ड है जिसकी शुरुआत देखिए 1957 में हुई थी। रोमन मैक्सेस अवार्ड की शुरुआत देखिए 1957 में हुई थी। ये आपका फिलीपींस के जो भूतपूर्व राष्ट्रपति थे, फिलीपींस के जो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे रोमन मैक्सेस, उन्हीं के मतलब मेमोरेंस में दी जाती है। तो याद रखिएगा फिलीपींस गवर्नमेंट द्वारा रोमन मैक्सेस अवार्ड की घोषणा की जाती है, जिसकी शुरुआत 1957 में हुई थी। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए आपसे क्या कह रहा है। मेट्रोलॉजी इज द साइंस ऑफ, यानी कि जो मेट्रोलॉजी होता है वह किस प्रकार का विज्ञान है? वेदर का, मेटियोर्स का, मेटल्स का, या अर्थक्वेक का? तो देखिए जो आपका मेट्रोलॉजी है ना, ये आपका वेदर का विज्ञान है। याद रखिएगा मेट्रोलॉजी इज द साइंस ऑफ वेदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। महात्मा गांधी विश्ड टू रियलाइज ट्रूथ थ्रू, यानी कि जो महात्मा गांधी चाहते थे जो सत्यता फैले वो किस मार्ग के द्वारा फैले, जो ट्रूथ का रियलाइजेशन हो किस थ्रू हो? अहिंसा के थ्रू मतलब नॉन वायलेंस, धर्म के थ्रू यानी कि रिलीजन, तीसरा कर्मा यानी कि सर्विस के थ्रू, या चौथा ध्यान यानी कि मेडिटेशन के थ्रू। तो आप सभी जानते हैं महात्मा गांधी किस में बिलीव करते थे? नॉन वायलेंस में। इसीलिए वो चाहते थे कि जो सत्य का मार्ग हो वो नॉन वायलेंस मार्ग से पाया जा सके, यानी कि 18 विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए आपसे क्या कह रहा है। वॉट डू यू मीन बाई द टर्म टाइगा? व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म टाइगा? टाइगा का मतलब क्या होता है वो आपको बताना है। डिडिक्यूअस फॉरेस्ट, कनिफ्यूरस फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स या डेजर्ट्स। ओके, तो देखिए जो टाइगा शब्द का देखिए जो आपका मतलब है वो होता है आपका कनिफ्यूरस फॉरेस्ट। यह फॉरेस्ट जहाँ पे बहुत टाइम के लिए ठंडी पड़ती रहती है, मतलब सालों साल ठंडी पड़ती रहती है, वहाँ पे कन्फ्यूरस फॉरेस्ट होते हैं। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर देखिए 20 क्या कह रहा है आपसे। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन रिफर्स टू, यानी कि देखिए जो आपका पॉपुलेशन होता है, जनसंख्या होती है, तो जनसंख्या का जो घनत्व होता है, जनसंख्या का जो घनत्व होता है वो किससे रिफर करता है? यानी कि डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन किससे रिफर करता है? घनत्व क्या होता है? जैसे मान लीजिए एक एरिया है, उस एरिया में मतलब मान लीजिए हमारा उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में क्या बोलते हैं, हमारे उत्तर प्रदेश का एरिया लगभग आपका 2,43,286 वर्ग किलोमीटर है। क्लियर, तो यानी कि अगर इसका मतलब हुआ कि एक डेंसिटी का मतलब कि एक वर्ग किलोमीटर में जितने व्यक्ति निवास कर सकते हैं वही उसका डेंसिटी कहलाता है। क्लियर, तो आपको बताना है कि डेंसिटी किससे रिफर करता है? लैंड कैपिटल रेशियो, लैंड प्रोडक्ट रेशियो, लैंड लेबर रेशियो, या मैन लैंड रेशियो। क्लियर, तो देखिए जो डेंसिटी आपका क्या बोलते हैं रिफर करता है ना, वो याद रखिएगा मैन लैंड रेशियो से करता है। क्लियर, कि एक वर्ग किलोमीटर में यानी कि 1 किलोमीटर स्क्वायर में कितने व्यक्ति समाहित हो सकते हैं, कितने व्यक्ति रह सकते हैं, वही आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
द फुल फॉर्म ऑफ पीसी, पीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? प्राइवेट कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर, प्रोफेशनल कैलकुलेटर या पर्सनल कंप्यूटर। ओके, देखिए ये पर्सनल कैलकुलेटर था, मैंने कंप्यूटर समझ लिया। तो जो पीसी का फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है? तो सब जानते हैं पीसी का फुल फॉर्म होता है आपका पर्सनल कंप्यूटर। क्लियर? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22। इन इंडिया द जुडिशरी इज हेडेड बाय, यानी कि भारत में देखिए जो जुडिशरी होती है वो किसके द्वारा हेड की जाती है? भारत में जो जुडिशरी होती है वो किसके द्वारा हेड की जाती है? द प्रेसिडेंट या द प्राइम मिनिस्टर या द सुप्रीम कोर्ट या द पार्लियामेंट? तो देखिए जुडिशरी की बात हो रही है ना, तो जुडिशरी हमेशा याद रखिएगा भारत में जो लीड हेड की जाती है वो सुप्रीम कोर्ट द्वारा की जाती है। सुप्रीम कोर्ट के इस वर्तमान में जज कौन है? हमारे देश का इस समय CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? जरा आप लोग कमेंट करके बताइए। तो हमारे देश का जो इस समय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो कौन है? कमेंट करके आप लोग आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए आपसे क्या कह रहा है। इन विच ईयर डिड महात्मा गांधी अंडरटेक द डांडी मार्च, यानी कि महात्मा गांधी ने डांडी मार्च की शुरुआत कब की थी? ये आपको बताना है। डांडी मार्च को देखिए एक नाम से और जाना जाता है सॉल्ट मार्च, जिसको हम लोग नमक का आंदोलन बोलते हैं। ठीक, तो यह कब शुरू किया गया था ये आपको बताना है। तो देखिए जो डांडी मार्च की शुरुआत हुई थी ना, वो आपका जो शुरू हुआ था वो 1930 में शुरू हुआ था। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए आपसे क्या कह रहा है। हु हैज़ बीन कॉल्ड द नेपोलियन ऑफ इंडिया, भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता था? भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता था? चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, समुद्रगुप्त या स्कंदगुप्त? तो भारत का नेपोलियन इनमें से किसको कहा जाता था उसको आपको बताना है। तो भारत का देखिए जो नेपोलियन कहा जाता था वो कहा जाता था समुद्रगुप्त को। क्लियर? आज का हमारा देखिए लास्ट क्वेश्चन 25 क्या कह रहा है आपसे। द इंडियन इंस्टीट्यूशंस ऑफ साइंस इज लोकेटेड एट, यानी कि देखिए जो IIS है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस IISc, वो कहाँ पे सिचुएटेड है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कहाँ पे सिचुएटेड है? चेन्नई, बैंगलोर, कोलकाता या मुंबई? जल्दी आंसर करिए आप लोग। जो इंडियन इंस्टीट्यूशंस ऑफ साइंस है वो कहाँ पे लोकेटेड है? तो याद रखिएगा जो आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है वो आपका बेंगलुरु में सिचुएटेड है। इसका देखिए जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो आपका क्या बोलते हैं 1909 में हुआ था। और पता है इसका इस्टेब्लिशमेंट किसने किया था? IISc की देखिए जो स्थापना हुई थी वो आपका क्या बोलते हैं जमशेदजी टाटा द्वारा की गई थी। टाटा, इसीलिए देखिए IISc को टाटा इंस्टीट्यूट के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर? तो देखिए हम लोगों ने टोटल 25 क्वेश्चन आज की क्लास उसमें कर लिए। इसकी PDF देखिए हम आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ से जाइए और ज्वाइन कर दीजिए टेलीग्राम का चैनल। वहाँ पे आप लोगों को इसकी पूरी की पूरी PDF विथ आंसर मिल जाएगी। ठीक, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हम लोग के साथ जुड़ सकें और वो अपनी तैयारी को और भी मजबूत बना सकें। ठीक, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में, तब तक अच्छे से आप लोग पढ़ाई करते रहिए।